हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 56 के बारे में। और हर बार की तरह सेम प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में भी आप क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 MCQs, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, यानी कि देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम यानी कि तकनीकी शिक्षा प्रणाली को देश में 3 कैटेगरी में यानी कि ऑप्शन सी 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये कैटेगरीज कौन कौन सी है? नंबर 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड किया जाता है। नंबर 2 पर है स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि राज्य सरकार या फिर राज्य वित्त पोषित संस्थान। और नंबर 3 पर है सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्व वित्त पोषित संस्थान। ये 3 कैटेगरीज हैं जिन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है कंट्री में टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है 122 सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन की, यानी कि देश में तकनीकी और विज्ञान शिक्षा से जुड़ी 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD इनोवेशन सेल इन शॉर्ट MIC एस्टैब्लिश्ड, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनोवेशन सेल कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था ऑप्शन सी अगस्त 2018 को। MHRD इनोवेशन सेल इन शॉर्ट MIC इसे इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 2018 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट MHRD द्वारा। और कहाँ पर? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन शॉर्ट AICTE में। और MHRD इनोवेशन सेल इन शॉर्ट MIC ये किसके लिए थे? कल्चर ऑफ इनोवेशन, यानी कि नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं कोई बिजनेस स्थापित करने की गतिविधि, यानी कि द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस। या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट की उम्मीद में फाइनेंशियल रिस्क लेना। ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। और साथ ही साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देना। किसमें? जो सभी मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। तो MHRD इनोवेशन सेल इसके लिए था। नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट चीफ इनोवेशन ऑफिसर कौन थे? डॉक्टर अभय जेरे, जिन्हें नियुक्त किया गया था पहला चीफ इनोवेशन ऑफिसर। किसका? MHRD इनोवेशन सेल का। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में MIC के, यानी कि MHRD इनोवेशन सेल के, जिसमें शामिल है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इन शॉर्ट SIH। नेक्स्ट है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इन शॉर्ट ARIIA। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल इन शॉर्ट IICS। नेक्स्ट नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन शॉर्ट NISP। नेक्स्ट है इनोवेशन एम्बेसडर्स प्रोग्राम। और लास्ट में है MBA PGDM, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट इन शॉर्ट IEV। ये मेजर इनिशिएटिव्स है, यानी कि ये प्रमुख पहल है जिनकी शुरुआत की गई है MHRD इनोवेशन सेल द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं किसके? MIC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स
In short, AQI was launched in New Delhi on September 17, 2014 अंडर द डैश यानी कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 17 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में किसके तहत शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान के तहत। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 17 सितंबर 2014 को। और कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान के तहत। किसकी? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन शॉर्ट AQI की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, इन शॉर्ट AQI के बारे में। इसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ द्वारा, सरकारी एजेंसियों द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए? जनता को यह बताने के लिए कि वर्तमान में वायु कितना प्रदूषित है, यानी कि करंट टाइम में एयर कितना पॉल्यूटेड है। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है और क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस कैंपेन की शुरुआत कब हुई थी? 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कब ये कैंपेन समाप्त हुआ? 2019 को ये कैंपेन समाप्त हुआ। तो ये कैंपेन कब से कब तक था? 2014 से 2019 तक। और ये कैंपेन किसके लिए था? एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि इरेडिकेट करने के लिए, या आप कह सकते हैं समाप्त करने के लिए। किसे? ओपन डेफिकेशन को, यानी कि खुले में शौच को ख़त्म करने के लिए था स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन। और साथ ही साथ इस कैंपेन का क्या एम था? इम्प्रूव करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, इन शॉर्ट SWM को, या फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को क्या था? इम्प्रूव करना। और सॉलिड वेस्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्नीचर और टॉयज़, गार्बेज, अप्लाइंसेस, व्हीकल्स, वेस्ट टायर्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? एग्जांपल्स हैं सॉलिड वेस्ट के। और ये जो कैंपेन था यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का, इसमें क्या था कि खुले में शौच को ख़त्म करना था। कहाँ पर? अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंडिया के, यानी कि भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन डेफिकेशन को इरेडिकेट करना था। इस पहल की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा की गई थी। और इसका एम हम डिस्कस कर चुके हैं इस मिशन का, वो था ओपन डेफिकेशन फ्री, इन शॉर्ट ODF, यानी कि खुले में शौच को ख़त्म करना। और कब तक करना था ये काम? 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि महात्मा गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी तक ये कार्य करना था। इन शॉर्ट इस मिशन की समाप्ति हुई 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के स्लोगन के बारे में। इसका स्लोगन था 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिनेस, यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका क्या था? स्लोगन। और इस मिशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6.2 में प्रोग्रेस किया है, प्रगति की है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2015 में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि SDG 6.2 ये किसके लिए था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SDG 6 के बारे में। SDG 6 किसके बारे में था? इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। नेक्स्ट SDG 6.2 किसके लिए था? कि 2030 तक सभी को एडिक्वेट और इक्विटेबल, यानी कि पर्याप्त और समान स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करवाना। और नेक्स्ट क्या था? एंड ओपन डेफिकेशन, यानी कि खुले में शौच को समाप्त करना। ये था SDG 6.2 का गोल, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। और साथ ही साथ SDG 6.2 में इस गोल का उद्देश्य था कि स्पेशल अटेंशन देना किन की ज़रूरतों पर? वुमेंस और गर्ल्स की।
जो कमज़ोर स्थितियों में हैं। ये 3 गोल हैं किसके अंडर? SDG 6.2 के अंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे SDG 6.2.1 के बारे में। इसमें क्या था? हैंड वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिसमें साबुन और पानी के साथ हाथ धोने की सुविधा शामिल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं SDG 6.1 के बारे में। ये था किसके लिए? कि 2030 तक सभी को सुरक्षित और सस्ता पीने का पानी यानी कि सेफ और अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। कब तक? 2030 तक। और नेक्स्ट है SDG 6.1.1। ये किसके लिए था? कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए मैनेज की जा सके ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। नेक्स्ट है ये कैंपेन यानी कि स्वच्छ भारत मिशन कैंपेन, ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को न्यू दिल्ली के राजघाट पर। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। और स्वच्छ भारत मिशन की एक रैली के दौरान जो कहाँ पर हो रही थी? चंपारण में। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर इस कैंपेन को सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह संबोधित किया। किसके संदर्भ में? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, रेफरेंस में इस कैंपेन को कहा गया सत्याग्रह से स्वच्छ ग्रह। और चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 10 अप्रैल 1916 को। और स्वच्छ भारत मिशन का गोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना ओपन डेफिकेशन को यानी कि खुले में शौच को मिटाने का लक्ष्य था। किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। इन शॉर्ट ओपन डेफिकेशन फ्री, इन शॉर्ट ODF आप इसे कह सकते हैं। और इस मिशन के अंडर 90 मिलियन टॉयलेट्स रूरल इंडिया में यानी कि ग्रामीण भारत में कंस्ट्रक्ट करना था, यानी कि 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाना था। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या थी? 1.96 लाख करोड़। अगर US डॉलर में बात की जाए तो 27 बिलियन US डॉलर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। अगर हम सबसे पहला फॉर्मल सैनिटेशन प्रोग्राम की बात करें यानी कि औपचारिक स्वच्छता कार्यक्रम, सबसे पहला ये लॉन्च हुआ था 1954 में। उसके बाद हुआ केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में हुआ। नेक्स्ट संपूर्ण स्वच्छता अभियान यानी कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन इन शॉर्ट TSC, ये हुआ 1999 में। और उसके बाद निर्मल भारत अभियान ये हुआ 2012 में। ये कुछ स्वच्छता अभियान हैं यानी कि सैनिटेशन कैंपेन हैं जो इंडिया में हुए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डैश एमिटेड मेनली बाय एग्रीकल्चरल वेस्ट यानी कि डैश मुख्य रूप से कृषि अपशिष्ट द्वारा उत्सर्जित होते हैं। आपको बताना है वो गैस कौन सी है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से एमिटेड होती है, उत्सर्जित होती है। वो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन सी अमोनिया, जो कहाँ से उत्सर्जित होती है? एग्रीकल्चरल वेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हीकुलर एग्जॉस्ट contributes टू द मेजॉरिटी ऑफ डैश लेट इनटू आवर एटमॉस्फेयर यानी कि वाहनों का निकास डैश के अधिकांश भाग को हमारे वायुमंडल में जाने में योगदान देता है। व्हीकुलर एग्जॉस्ट से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हवा में एक स्मॉग का निर्माण करता है। स्मोक क्या है? मिक्सचर है स्मोक और फॉग का, यानी कि धुएं और धुंध का मिक्सचर है स्मोग। देन उसके बाद क्या होता है? ये हानिकारक है लंग डिजीज़ के लिए और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के लिए और साथ ही साथ जानवरों के लिए। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड और कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कंबस्जन ऑफ फ्यूल से यानी कि ईंधन के दहन से, जैसे कि नेचुरल गैस से, कोल से यानी कि कोयले से, और वुड से लकड़ी से। इनके जलने से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ग्रीन हाउस गैस
इज डिस्क्राइब्ड एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट एंड द वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, यानी कि किस ग्रीन हाउस गैस को अग्रणी प्रदूषक और सबसे खराब जलवायु प्रदूषक के रूप में वर्णित किया गया है। वो गैस है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे डिस्क्राइब किया गया है एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट और द वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एमिटेड होती है, यानी कि कहाँ से उत्सर्जित होती है? फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। और कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके उदाहरण हैं? फॉसिल फ्यूल के, जीवाश्म ईंधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्केनोज एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी कि किसका उत्पादन ज्वालामुखियों और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है? इनमें से वो गैस है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, जो प्रोड्यूस होती है वॉल्केनोज से और अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, यानी कि ज्वालामुखियों से और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। और फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 99% सल्फर डाइऑक्साइड हवा में कहाँ से आती है? ह्यूमन सोर्सेज से, यानी कि मानव स्रोतों से। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयले और पेट्रोलियम में अक्सर जो हैं सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सल्फ़र के यौगिक होते हैं, और उनके दहन से, उनके कंबर्जन से, उनके जलने से क्या जनरेट होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। किसके जलने से? कोयले और पेट्रोलियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबर्जन एंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज, यानी कि किस गैस को उच्च तापमान दहन से निष्कासित किया जाता है और बिजली के निर्वहन द्वारा गर्ज के दौरान भी उत्पादन किया जाता है? वो गैस है ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो प्रोड्यूस होती है हाई टेम्परेचर कंबर्जन से, यानी कि उच्च तापमान दहन से, और साथ ही साथ ये गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थंडर स्टॉर्म से, यानी कि बिजली के गरजने के दौरान। और अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल कर लेते हो या फिर सांस के थ्रू अंदर ले लेते हो, तो इससे क्या होगा? ये फेफड़ों में जलन पैदा कर सकता है, जिससे खांसी या सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जैसे कि विच गैस इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी कि बिजली गिरने के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ क्लासिफाइड एज मीथेन और नॉन मीथेन, यानी कि किसे मीथेन या गैर मीथेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वो है ऑप्शन सी वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन शॉर्ट वीओसी, अगर हिंदी में कहें तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है मीथेन और गैर मीथेन के रूप में। वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन्हें जाना जाता है आउटडोर एयर पोल्यूटेंट के रूप में, यानी कि बाहरी वायु प्रदूषक के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है मीथेन और नॉन मीथेन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मीथेन ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान करती है। तो फ्रेंड्स, वो गैस कौन सी है जो एक्सट्रीमली एफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस है और जो कंट्रीब्यूट करती है इन्हांस्ड करने में ग्लोबल वार्मिंग को? तो वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? वो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। और फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फोग, मिस्ट, डस्ट एंड गीजर स्टीम आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच, यानी कि कोहरा, धुंध, धूल और गीजर की भाप किसके उदाहरण हैं?
ये एग्जाम्पल्स हैं ऑप्शन डी एरोसोल के। कौन कौन से? फोग, मिस्ट, डस्ट एंड गीजर स्टीम, यानी कि कोहरा, धुंध, धूल और गीजर की भाप, ये एग्जाम्पल्स हैं एरोसोल के। एरोसोल क्या है? ये हवा में यानी कि एयर में सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि ठोस कणों और लिक्विड ड्रॉपलेट्स यानी कि तरल बूंदों में भी हो सकता है। कौन? एरोसोल। और एरोसोल ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों हो सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक और मैन मेड या फिर मानव जनित दोनों हो सकते हैं। और ऊपर जो हमने एग्जांपल्स की बात करी एरोसोल की, वो नेचुरल एरोसोल्स के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से? फोग, मिस्ट, डस्ट, गीजर, स्टीम। और अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एयरसोल्स के एग्जांपल्स की बात करें यानी कि मानव जनित एयरसोल्स के उदाहरण की बात करें तो उनमें शामिल हैं पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स और स्मोक, यानी कि वायु प्रदूषक के कण और धुआं। किसके एग्जांपल्स हैं? एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब बटन के साथ मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।